सो यस स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। कल क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था अपने इनकम टैक्स का, विच वॉज क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग का मतलब मैंने बताया था कि किसी और की इनकम को किसी और के हाथ में ऐड कर देना इस क्लबिंग। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो रियल ओनर है उसके हाथ में इनकम को ऐड किया जाता है फ्रॉम दी आर्टिफिशियल ओनर ऑफ द इनकम या फ्रॉम द आर्टिफिशियल रिसीवर ऑफ द इनकम। मतलब हम लोग जो भी इनकम का रियल ओनर होता है एक्चुअली उसके हाथ में इनकम को टैक्सेबल करना चाहते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। तो इसी काम के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को बनाया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को बनाया है। एसएससीज क्या दिमाग लगाते हैं? एसएससीज यहाँ पर दिमाग लगाते हैं कि हमें किसी भी तरीके से अपनी इनकम को डाइवर्ट करना है, और डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या करता है, एसएससी किसी भी गलत तरीके से अपनी इनकम को डाइवर्ट ना कर पाए दूसरे के हाथ में, इसलिए उसने क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को बनाया है। ठीक है, तो अब क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस में कल हम लोगों ने सबसे पहला प्रोविजन देखा था जहाँ पर इनकम ट्रांसफ़र हो रही थी, इनकम ट्रांसफ़र हो रही थी विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। इनकम ट्रांसफ़र हो रही थी, इनकम इज ट्रांसफर्ड। पहला केस, इनकम आपकी ट्रांसफ़र हो रही थी, ठीक है, बट नॉट एसेट। एसेट आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर रहे थे, आप क्लबिंग कर रहे थे। क्लबिंग किसके हाथ में कर रहे थे? क्लबिंग कर रहे थे ट्रांसफरर के हाथ में। मतलब इनकम को आप क्लब कर रहे थे किसके हाथ में? वी वर क्लबिंग इनकम इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, इनकम को हम लोग क्लब कर रहे थे इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, इनकम को हम लोगों ने क्लब कर दिया था इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। राइट, ये हम लोगों ने कल की क्लास में पहला प्रोविज़न सीखा था, सेक्शन 60। सेक्शन नंबर क्लबिंग ऑफ इनकम के याद नहीं करने हैं। इनकम टैक्स में आपको सेक्शन नंबर याद तो करना है, मगर सिर्फ वही सेक्शन नंबर याद करने हैं जो कि मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा, जो कि मैं आप लोगों को बोलूँगा। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग भी एकदम क्लियर रहिएगा। फिर दूसरा सेक्शन, सेक्शन 61 आपने सीखा था। इसमें आपने ये पढ़ा था कि एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है विदाउट एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, मगर एसेट कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है? एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है रिवोकेबल ट्रांसफ़र के अंदर में। एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है कैसे? एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है रिवोकेबल ट्रांसफ़र के अंदर में, तो भी आप इनकम को क्लब कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। व्हाट इज रिवोकेबल ट्रांसफ़र? तो फिर आपने देखा था रिवोकेबल ट्रांसफ़र मीन्स द ट्रांसफ़र विच कैन बी रिवोक्ड बैक बाय द ट्रांसफरर एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, जो कि ट्रांसफर रिवोक बैक कर सकता है एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। मगर अगर ट्रांसफरर ने इररिवोकेबल ट्रांसफ़र किया, अगर ट्रांसफरर ने इररिवोकेबल ट्रांसफ़र किया तो फिर क्लबिंग नहीं होगा। इररिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हम उसको रिवोक बैक नहीं कर सके। मैं फिर से बोल दूँ आपको, जो है दो तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं। क्या क्या? एक आपका हुआ रिवोकेबल, दूसरा हुआ इररिवोकेबल। दो तरीके के ट्रांसफ़र हुए हमारे, एक हुआ हमारा रिवोकेबल ट्रांसफ़र और दूसरा हुआ आपका इररिवोकेबल ट्रांसफ़र। ठीक है, रिवोकेबल और इररिवोकेबल ट्रांसफ़र में क्या होगा? रिवोकेबल ट्रांसफ़र में आपकी क्लबिंग होगा, क्लबिंग विल बी डन। राइट, हम क्लबिंग करेंगे। राइट, क्लबिंग डन। बट यहाँ पर नो क्लबिंग। राइट, यहाँ पर हम लोग क्लबिंग नहीं करेंगे। इररिवोकेबल ट्रांसफ़र में हम लोग क्लबिंग नहीं करते हैं। राइट, कंफर्म। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कल हम लोग एक पॉइंट सीख रहे थे, उस पॉइंट को भी ध्यान से हम लोग सीखते हैं। क्या पॉइंट हम लोग सीख रहे थे? ध्यान समझिएगा। कल हम लोग पॉइंट सीख रहे थे कि अगर विदाउट
एडुक्वेट कंसिडरेशन, WAC का फुल फॉर्म क्या हुआ? विदाउट एडुक्वेट कंसिडरेशन अगर मिस्टर ए या मिस्टर एक्स का शायद नाम हम लोगों ने लिखा था, मिस्टर एक्स अगर मिसेस एक्स को कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करता है तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि क्लबिंग प्रोविजंस विल बी अप्लाइड, मतलब इनकम विल बी क्लब्ड। इनकम आप क्लब कर दोगे, इनकम विल बी क्लब्ड, इनकम विल बी क्लब्ड, इनकम विल बी क्लब्ड, ध्यान समझना, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। ये क्या था? विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ फिर से एक बार, 2 मिनट होल्ड करिएगा। विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। यहाँ पर मैंने कहा कि मिस्टर एक्स ने विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन एसेट को बेच दिया। देखिए, इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू, मतलब जो है सिंपल ट्रांसफ़र या इर्रेवोकेबल ट्रांसफ़र या रिवोकेबल ट्रांसफ़र, इसमें सब कुछ आ गया। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे दिया, वो भी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ। 100 रुपये का सामान था, हमने मुफ्त में दे दिया। या दूसरा केस क्या हो सकता है? 100 रुपये का सामान था, मैंने 10 रुपये में दे दिया। जो मैंने 100 रुपये का चीज़ 10 रुपये में दिया वो भी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कहलाएगा। जो मैंने 100 रुपये का चीज़ अगर 10 रुपये में दिया वो भी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कहलाएगा। तो उस 100 रुपये के एसेट पर, उस 100 रुपये के एसेट पर मिसेस एक्स जो भी कमाएंगी, मिसेस एक्स की जो भी इनकम होगी वो हम लोग क्लब कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स ने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किया है मिसेस एक्स को। अब समझो, अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर मिस्टर एक्स अपने भाई को ट्रांसफ़र करता है, प्लीज़ ध्यान समझना, अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मिस्टर एक्स ने अपने ब्रदर मिस्टर वाई को कोई भी एसेट ट्रांसफर किया तो भी क्या क्लबिंग प्रोविजंस होगा? नो क्लबिंग विल बी डन। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? इस केस में हम लोग क्लबिंग नहीं करेंगे, नो क्लबिंग शैल बी डन। वाई? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वाइफ का केस आता है जब विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो, और एक और पर्सन का केस आता है, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मिस्टर एक्स ने अपने भाई को, मतलब किसी और भी पर्सन को अगर कुछ भी ऐसे ट्रांसफ़र किया तो फिर आप क्लबिंग करेंगे या नहीं करेंगे? आप क्लबिंग नहीं करेंगे। आप क्लबिंग करते हैं, ध्यान समझिएगा, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वाले केस में आप क्लबिंग करते हैं। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वाले केस में आप क्लबिंग करते हैं जब ट्रांसफरी कौन होता है? व्हेन ट्रांसफरी इज, ध्यान समझिएगा, व्हेन ट्रांसफरी इज स्पाउस। जब ट्रांसफरी कौन होता है? स्पाउस, मतलब जिसको मिल रहा है वो स्पाउस है, या है सन्स वाइफ, या हुआ सन्स वाइफ, या तीसरा केस हुआ एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अबव, फॉर द बेनिफिट ऑफ अबव। मैं फिर से एक बात बता दूं, ये जो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है ना, ये सबसे पक्का वाला ट्रांसफ़र है। अगर मैंने कोई भी सामान रिवोकेबल ट्रांसफ़र किया या इररिवोकेबल ट्रांसफ़र किया, दैट कैन बी रिवोक्ड बैक।
इर्रिवोकेबल ट्रांसफ़र भी ट्रांसफरी के लाइफ टाइम के बाद में हम उसको रिवोक बैक कर सकते हैं, मगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन में हम उसको वापस नहीं ले सकते। मतलब हमने अगर किसी को सामान अगर बेच दिया तो फिर आप उस सामान को वापस तो ना ले सकते हो ये बोल करके कि अरे देखो 100 रुपये का सामान था, हमने तुमको बस 10 रुपये में दे दिया था, अब 10 रुपये हमसे वापस लो और मेरा सामान हमको वापस कर दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आपने 100 रुपये का सामान किसी को 10 रुपये में अगर बेच दिया है तो फिर अब वो सामान का मालिक वही हो गया, वो सामान आप अपने पास में नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो एसएससी है, जो पर्सन है, जो ट्रांसफ़रर है हमारा, वो भी सोच समझ करके अपने एसेट को ट्रांसफ़र करेगा। अगर मैंने किसी को भी अपने एसेट को अगर ट्रांसफ़र कर दिया, अगर मैंने किसी को भी अपने एसेट को अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो वो मेरे एसेट का मालिक बन गया, और जब वो मेरे एसेट का मालिक बन जाता है तो फिर उसका अपना एक अलग भाव हो जाता है, हम उसके ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन में एक बात बहुत ध्यान में रखने की है कि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो सिर्फ उन लोगों को करते हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, जैसे स्पाउस। अब देखिए स्पाउस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड ही वाइफ को ट्रांसफ़र करे, वाइफ भी हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो स्पाउस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड ही वाइफ को ट्रांसफ़र करेगा, वाइफ भी हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो किसी ने भी अगर वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी है और वाइफ ने अगर कोई प्रॉपर्टी जो है उसको हस्बैंड के नाम पर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ऐसी प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी, हम लोग उसको क्लब कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ वाइफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वाइफ के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है जो कि उसने हस्बैंड के नाम पर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वाइफ के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि उसने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किया इन द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, तो इन सच अ केस इनकम अराइजिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट फंडा यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर फरमाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग सन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू सन्स वाइफ, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम लोग हिंदी में कहें तो फिर हम लोग बात कर रहे हैं बहू की। ध्यान से समझो, ये एक्चुअली इनकम टैक्स का प्रोविज़न मुझे लगता है कि उस ज़माने का लिखा हुआ है जब इंसान दो लोगों पर ज़्यादा भरोसा करता था, एक अपने स्पाउस पर और एक सन्स स्पाउस पर। बात को ध्यान समझिएगा, ये प्रोविज़न शायद बहुत पुराने ज़माने का लिखा हुआ है जब इंसान दो लोगों पर भरोसा करता था, एक अपने स्पाउस पर और एक सन्स वाइफ पर, दो लोगों पर ज़्यादा भरोसा होता था। तो इन दोनों के नाम पर अगर ट्रांसफ़र किया तो फिर क्लबिंग होगा। मगर सपोज करो अगर खुद के सन के नाम पर कर दिया, अगर खुद के सन को अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर बताओ क्या क्लबिंग होगा या नहीं होगा? नो क्लबिंग। ध्यान समझिएगा, देयर विल बी नो क्लबिंग नहीं होगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लबिंग कब होगा? जब सन को नहीं देना है, सन्स वाइफ को देना है। अगर डॉटर को दे दिया तो फिर बताओ क्या क्लबिंग करेंगे या नहीं करेंगे? नो क्लबिंग, हम लोग तब भी क्लबिंग नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर डॉटर को कर दिया तब भी क्लबिंग नहीं करेंगे, अगर सन को कर दिया तब भी क्लबिंग नहीं करेंगे। क्लबिंग कब करेंगे? क्लबिंग हम लोग तब करेंगे व्हेन एसेट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू स्पाउस को ट्रांसफ़र किया या सन्स वाइफ को ट्रांसफ़र किया, स्पाउस को ट्रांसफ़र किया या सन्स वाइफ को ट्रांसफ़र किया। ध्यान से आप लोग समझिएगा, दो लोगों को ट्रांसफ़र किया, स्पाउस को या सन्स वाइफ को। सर ये तीसरा कौन हो गया? हमने डायरेक्टली एसेट को अपने स्पाउस या सन्स वाइफ के नाम पर नहीं किया, कोई तीसरा पर्सन जिसको हमने कहा कि आपको ये इनकम मिलेगी बट यू हैव टू बेनिफिट टू माई स्पाउस या माई सन्स वाइफ। नहीं समझ में आया? जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, ध्यान समझना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। ट्रस्ट क्रिएट करके यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो ट्रस्ट का बेनिफिशियरी है ना, ये ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन रहेगा पता है? ये ट्रस्ट का बेनिफिशियरी या तो फिर स्पाउस या तो फिर सन्स वाइफ, या तो फिर स्पाउस या तो फिर सन्स वाइफ, तो में से एक जो है इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी रहेगा। तो बेसिकली ऐसे केस में ध्यान समझिएगा, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लोग जो है क्लबिंग कर देंगे।
प्लीज़ ध्यान समझिए, इनकम अब किसके हाथ में जाएगी? इनकम जाएगी ट्रस्ट के हाथ में। आप लोगों को अभी मैं ट्रस्ट का कंसेप्ट पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, मगर ट्रस्ट में ध्यान समझिएगा एक बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी मतलब जिसके बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया है, जिसके बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया है। तो इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी किसको बना दिया गया है? इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी बना दिया गया है स्पाउस और सन्स वाइफ। तो अभी इनकम किसके हाथ में जाएगी? इनकम जाएगी तो ट्रस्ट के हाथ में। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, इनकम किसके हाथ में जाएगी? इनकम रिसीव होगी, इनकम आपकी रिसीव होगी किसके हाथ में? इनकम आपकी रिसीव होगी ट्रस्ट के हाथ में। मगर आप उसको जो है क्लब कर दोगे, आप उसको क्लब कर दोगे किसके हाथ में? आप उसको क्लब कर देना जो है ट्रांसफरर के हाथ में। किसके हाथ में क्लब कर देना? ट्रांसफरर के हाथ में आप उसको जो है क्लबिंग कर देना। मेरी बात आई होप सो सबको समझ में आ रही हो कि इनकम रिसीव तो हो रही है ट्रस्ट के हाथ में, मगर आप उसको क्लब कर दोगे किसके हाथ में? आप उसको क्लब कर दोगे इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाला पॉइंट जो कि अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जो है, सो व्हाट वी वर सेइंग इज ट्रांसफरर ने एसेट को ट्रांसफ़र किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। किसको? अपनी स्पाउस को, सन्स वाइफ को, या एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरी। तो जो इनकम रिसीव्ड होगा इन लोगों के हाथ में, आप क्या करोगे? उसको आप क्लब कर देना किसके हाथ में? ट्रांसफरर के हाथ में। इनकम को आप क्लब कर देना ट्रांसफरर के हाथ में। आई होप this provision is clear to you. If it is clear, then we shall proceed to the next part. If asset is transferred to brother's wife, तो brother और ब्रदर्स वाइफ दोनों के हाथ में ही अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नो क्लबिंग। अगर ब्रदर के हाथ या ब्रदर के वाइफ के हाथ में अगर हम लोग अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नो क्लबिंग। जैसे अभी आपने पूछा, ब्रदर के हाथ में, ब्रदर्स वाइफ के हाथ में, इन सब के हाथ में क्या करोगे आप? कोई भी क्लबिंग नहीं करोगे। ब्रदर हो गया, ब्रदर्स वाइफ हो गया, XYZ, कोई भी जैसे मैंने बताया, हमारा अपना सन, हमारी अपनी डॉटर, कोई भी हो गया, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? वी विल नॉट डू क्लबिंग। हम यहाँ पर क्लबिंग नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से ये फंडा सभी को समझ में आ जाना चाहिए। चल, परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक केस और बहुत जल्दी से देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को जो है ना पढ़ेंगे, ठीक है। एक केस और देखते हैं, सेक्शन 64(1)A, ये आपको बताता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। ध्यान समझना, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड आप लोग समझते हैं? माइनर चाइल्ड आप लोग समझते हैं? समवन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। माइनर चाइल्ड का मतलब ये हुआ, माइनर चाइल्ड का मतलब ये हुआ, माइनर चाइल्ड से हमारा मतलब ये हुआ कि जो लेस देन 18 ईयर्स हो, जो लेस देन 18 ईयर्स हो। तो जो भी लेस देन 18 ईयर्स है वो हमारा माइनर चाइल्ड हुआ। इस माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होती है, ये माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होती है, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हैविंग हायर इनकम। प्लीज़ मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे माइनर चाइल्ड सपोज करो है मेरे लवकुश, ठीक है। ध्यान से सपोज करो माइनर चाइल्ड है मेरे लवकुश। तो लवकुश की जो भी इनकम होगी आप इसको क्लब करोगे किसके हाथ में? आइदर राम या सीता, राम या सीता में जिसकी भी इनकम हायर होगी। लेट्स से मैंने कहा राम की इनकम है 4 लाख, सीता की इनकम है 2 लाख।
लवकुश की इनकम है 1 लाख, लवकुश की इनकम है 1 लाख। आप यहाँ पर क्या करना, राम की इनकम 4 लाख में लवकुश की इनकम 1 लाख को आप जोड़ देना, लवकुश की इनकम 1 लाख को आप जोड़ देना, आप ऐड कर देना। ठीक है, तो ये हो गया राम की इनकम 5 लाख, राम की इनकम हो गया 5 लाख। ठीक है, सीता की इनकम 2 लाख रह गई। अगर लेट से सीता की इनकम ज़्यादा होती तो फिर हम लोग किसके हाथ में क्लब करते, हम लोग क्लब करते इन द हैंड्स ऑफ सीता। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, एनी चाइल्ड हु इज़ अ माइनर चाइल्ड, एनी person who is a minor child, if he earns any income, minor child can earn income, yes minor child can earn income, minor child can earn income, minor child भी इनकम अर्न कर सकते हैं। अभी अगर माइनर चाइल्ड ने कोई भी इनकम अर्न किया तो फिर हम किसके हाथ में क्लब करेंगे, विल क्लब दैट इनकम इन द हैंड्स ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, किसी एक पेरेंट के हाथ में, हुज इनकम इज हायर, जिसकी इनकम हायर होगी, हम उसके हाथ में इनकम क्लब कर देंगे। अब ध्यान से मेरी बातों को, कुछ बातों को समझिएगा। However, no clubbing shall be done if income is earned out of personal skills, labor, etc. मतलब अगर किसी माइनर ने इनकम अर्न किया, किसी माइनर ने अगर इनकम अर्न किया पर्सनल इनकम से, पर्सनल स्किल से, किससे, पर्सनल स्किल से, तो फिर ऐसे माइनर की जो भी इनकम हो वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं करेंगे, ऐसी इनकम को हम लोग क्लब नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सचिन तेंदुलकर स्टार्टेड प्लेइंग एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, राइट। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। नाउ सचिन तेंदुलकर विल बी गेटिंग रेम्यूनरेशन, उसको मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ये सब हो सकता है 16 से 18 साल के बीच की एज में भी मिला होगा। तो जब सचिन को ये 16 से 18 साल के बीच में जब ये मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स के बाकी अवार्ड्स जब भी मिले, तो ऐसे केस में जो भी सचिन की इनकम थी वो उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होती। क्यों क्लब नहीं होती? क्योंकि दैट वॉज आउट ऑफ हिज पर्सनल स्किल्स, क्योंकि वो इनकम उसने कैसे अर्न किया था, वो इनकम उसने अर्न किया था आउट ऑफ हिज ओन पर्सनल स्किल्स, उसने अपनी खुद की पर्सनल स्किल्स से ये इनकम को अर्न किया था। बट सपोज करो सचिन के फादर ने सचिन के नाम से एक 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवा के रखा था। सपोज करो सचिन के नाम पर सचिन के फादर ने एक 10 लाख रुपीस की फिक्स डिपॉजिट करवा के रखा था। उस फिक्स डिपॉजिट से सचिन को हर साल इंटरेस्ट इनकम अर्न होती थी 1 लाख रुपीस का। लेट से सचिन को इंटरेस्ट इनकम आती थी 1 लाख रुपीस की। अब ये जो 1 लाख रुपीस की जो इंटरेस्ट इनकम आती थी, दैट वॉज नॉट आउट ऑफ पर्सनल स्किल्स, दैट वॉज नॉट आउट ऑफ पर्सनल स्किल्स, वो पर्सनल स्किल्स से नहीं था। एंड हेंस उस इनकम को हम लोग क्लब कर देंगे, उस इनकम को हम लोग क्लब कर देंगे। फिर से रिपीट, जो भी इनकम जैसे माइनर चाइल्ड को, जैसे आपके भी शायद पेरेंट्स ने किया होगा बचपन में, आपके नाम से कभी फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, आपके नाम से कभी कोई सेविंग अकाउंट खोल दिया, उसका ब्याज आपके नाम से आता होगा, उसका ब्याज आपके नाम से आता होगा। मगर वो जो ब्याज की जो इनकम है ना, वो जो ब्याज की जो इंटरेस्ट की जो इनकम है ना, वो आपके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती। वो किसके हाथ में क्लब होती? वो आपके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती। बट सपोज करो आपने अपनी पर्सनल स्किल से कुछ भी इनकम अर्न किया 18 साल तक, आई एम श्योर कि यू ऑल आर अबव 18 ईयर्स, बट सपोज करो अप टू 18 ईयर्स अगर आपने अपनी पर्सनल स्किल से कोई भी इनकम को अर्न किया, दैट
shall not be clubbed in the hands of your parents. So sir, will minor child pay tax? Yes, minor child की इनकम निकाली जाएगी और उस इनकम पर माइनर चाइल्ड का टैक्स लायबिलिटी बनेगा और इस टैक्स लायबिलिटी को फिर पे करेंगे उसके पेरेंट्स। मगर ये अब देखिएगा ध्यान से, अब समझिएगा, ये सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स ही टैक्स पे करेंगे, मगर यहाँ पर टैक्स पेयर कौन हो गया? यहाँ पर टैक्स पेयर हो गया सचिन तेंदुलकर, ना कि सचिन तेंदुलकर फादर रमेश तेंदुलकर। रमेश तेंदुलकर वॉज नॉट द टैक्स पेयर इन सच केस। रमेश तेंदुलकर सिर्फ सचिन तेंदुलकर के बिहाफ पर टैक्स को पे करेंगे। बट हु इज एक्चुअली द actual SSE? Actual SSE will be Sachin Tendulkar, right? Are you understanding what I'm saying? So please friends, revert अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो सारी चीज़ों पर। कोई भी डाउट, एनी डाउट? चलो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा माइनर चाइल्ड, इनकम अर्न किया पर्सनल स्किल से, नो क्लबिंग। अच्छा, एक केस और था जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया, एक केस और था डिसेबल्ड चाइल्ड। एक केस और था जो कि मैंने आप लोग को नहीं कवर अप किया, वो था डिसेबल्ड चाइल्ड। डिसेबल्ड चाइल्ड कौन होता है? ये इनकम टैक्स में अपना एक अलग एक उसका एक क्राइटेरिया डिसेबल्ड चाइल्ड का। बट अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है, अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है अंडर सेक्शन 80U, डिसेबल्ड चाइल्ड है अंडर सेक्शन 80U, तो फिर ऐसे डिसेबल्ड चाइल्ड की इनकम भी उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लबिंग नहीं होगा। नाउ यू विल आस्क मी, सर व्हाट इज 80U? 80U इज अ बेसिकली सेक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट जहाँ पर डिसेबल्ड चाइल्ड को प्रॉपरली डिफाइन किया गया। स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट कि उसमें क्या डिफाइन किया गया है, बट यहाँ पर एक सिंपल से अगर मैं आप लोग को मीनिंग बताऊँ तो डिसेबल्ड चाइल्ड आप समझ लो कि डिसेबल्ड कोई भी अगर चाइल्ड है तो उसकी इनकम को उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं किया जाता है। कोई भी अगर डिसेबल्ड चाइल्ड है 18 साल से कम का ही क्यों ना हो, कोई भी अगर डिसेबल्ड चाइल्ड है, जैसे उसको कोई भी फिजिकल मेंटल किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो अगर उस डिसेबल्ड चाइल्ड को, तो फिर ऐसे डिसेबल्ड चाइल्ड के हाथ में अगर कोई भी इनकम आती है, मतलब उसके हाथ में अगर इंटरेस्ट की भी इनकम आती है, कोई सी भी इनकम आती है, वो उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा या नहीं होगा? तो फिर आपका सही जवाब है नो क्लबिंग विल बी डन। तो कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है अंडर सेक्शन 80U, क्या आप उसकी इनकम को क्लब करेंगे उसके पेरेंट्स के हाथ में? नहीं, आप उसकी इनकम को क्लब नहीं करेंगे उसके हाथ में। ध्यान समझिएगा, उसकी इनकम को क्लब नहीं करेंगे उसके पेरेंट्स के हाथ में। सो वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि कोई माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड की इनकम अगर अर्न हो रही है पर्सनल स्किल से, डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो फिर ऐसी इनकम को हम लोग क्लब नहीं करेंगे। अदरवाइज सच इनकम विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट्स हैविंग हायर इनकम। Otherwise such income will be clubbed in the hands of parents having higher income. Otherwise such income shall be clubbed in the hands of parents having higher income. जिस भी पेरेंट्स की इनकम हायर होगी will club such income in the hands of such parents. I hope it is clear to everyone. फिर नेक्स्ट फंडे पर आए हम लोग। अगर क्लियर है तो फिर आप लोग लिख दीजिए यस, विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट।
वाई इंटरेस्ट विल नॉट बी क्लब, डिसेबल्ड चाइल्ड के हाथ में कोई से भी इनकम आए, डिसेबल्ड चाइल्ड को ये बेनिफिट दिया गया। ध्यान समझो, जैसे सपोज करो एक पेरेंट है मिस्टर ए मिसेस ए, एक पेरेंट है मिस्टर ए मिसेस ए, उनका चाइल्ड है वो डिसेबल्ड है, ठीक है। तो अब ऐसे चाइल्ड के लिए उन लोगों ने उसके फ्यूचर के लिए उन लोगों ने कुछ फिक्स डिपॉजिट करवाया या कुछ भी पैसा जमा किया, जिसकी इनकम ऑब्वियसली उस छोटे ए के हाथ में आ रही होगी जो कि ऑब्वियसली डिसेबल्ड है। तो ऐसे 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 कामों के लिए हम लोग इनकम को अगर क्लब कर देंगे मिस्टर ए या मिसेस ए के हाथ में तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा मतलब ये समझो आप कि आप इसको अगर जेन्युइनली भी सोचोगे ना तो कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है, क्या उसके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि हम उसके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पैसे को अलग करें, सेव करें, कुछ पैसा उसके नाम से करें या किसी भी तरीके से उसकी इनकम आए जो कि उसके नाम पर पैसा होता जाए। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट कहती है कि वी विल नॉट डू क्लबिंग। आई होप ईसा इट इज़ क्लियर। चलो परफेक्ट। तो आइए हम लोग कुछ पार्ट जो है अब रीडिंग वाला कर लेते हैं, कुछ पार्ट हम लोग रीडिंग वाला कर लेते हैं। एक बार जल्दी से सारी के सारी चीज़ों को हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन, सबसे पहला पार्ट, एन एसएससी जनरेट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। However, there are certain incomes where the SSC has to pay tax in respect of income another person, दूसरे पर्सन की इनकम, ठीक है। The provisions for the same are contained in section 60 to 65 of the Act. These provisions have been asserted to counter attack the tendency on the part of the taxpayer to dispose of their प्रॉपर्टी और ट्रांसफर द इनकम इन सच अ वे दैट द टैक्स लायबिलिटी कैन बी अवॉइडेड और रिड्यूस। देखो ध्यान समझो, ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम का जो आया है प्रोविजंस, जो आए हैं प्रोविजंस कई समय पहले से ही हैं अपने इनकम टैक्स में, वो क्यों आए हैं? दे आर टू counteract the tendency on the part of the taxpayer to dispose of their property or transfer their income in such a way that their tax liability can be avoided or reduced. So taxpayer wanted to avoid their tax liability. इसको रोकने के लिए, इसको काउंटरएक्ट करने के लिए जो है किसको बनाया गया? क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को बनाया गया। फिर जनरल नोट्स कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। क्लबिंग मैंडेटरी होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम इज मैंडेटरी। अच्छा, निगेटिव इनकम को भी हम लोग क्लबिंग करते हैं क्या? जैसे आपने अभी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ा था तो आपने देखा था कि लॉसेस का भी क्या अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो सपोज करो कि अगर चाइल्ड के हाथ में, माइनर चाइल्ड के हाथ में या जिसको भी हमने इनकम ट्रांसफ़र किया वहाँ पर इनकम ना करके अगर लॉस आ रहा है, इनकम ना करके लॉस आ रहा है, तो क्या लॉस को भी क्लब करेंगे? तो यस, अगर आप इनकम को क्लब करेंगे तो फिर आप लॉसेस को भी क्लब करेंगे। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, क्या नेगेटिव इनकम दिखाई जाएगी? यस, नेगेटिव इनकम दिखाई जाएगी। इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम, हेंस द लॉसेस विल आल्सो बी क्लब्ड। आपके जो लॉसेस है वो भी आप क्लब करोगे। क्लबिंग का प्रोसीजर ध्यान समझना, क्लबिंग का प्रोसीजर ध्यान समझना। ये हम लोगों को थोड़ा इस प्रोसीजर के बारे में ना, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। बट क्लबिंग का प्रोसीजर ये होता है कि आप समझिएगा, आप पहले जिस हेड की इनकम है उस हेड में आप इनकम को कंप्यूट करते हैं। जिस हेड की इनकम है उस हेड में आप इनकम को कंप्यूट करते हैं इन दी हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द इनकम। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, क्लबिंग के प्रोसेस को समझिएगा। सबसे पहला आप क्या काम करोगे? आप इनकम कंप्यूट करोगे इन दी हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ इनकम। जो भी इनकम का रेसिपिएंट है उसके हाथ में। और एक बार जब आपने इनकम को कंप्यूट कर दिया, then clubbing will be done in the hands of transferor। सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क जब हम लोग टेक्निकली कोई एक आध एग्जाम्पल हम लोग करके देखेंगे। अभी तो क्योंकि हम लोग इनकम को कंप्यूट करना ही नहीं जानते हैं, बट जब कुछ हेड्स ऑफ इनकम में जब हम लोग इनकम जब अपनी कंप्यूट कर लेंगे तो फिर हमको समझ में आएगा कि हम लोग
ने ऐसा क्यों किया था कि पहले हम लोग जो है वो ट्रांसफरी के हाथ में इनकम को कंप्यूट करते थे और फिर उसके बाद में उसको क्लब करते थे, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्लबिंग शैल बी मेड हेड वाइज। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक आप लोगों को कल भी एग्जाम्पल एक करके दिखाया था, तो जो ट्रांसफरी की इनकम थी, अगर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ रही थी तो फिर वो ट्रांसफरर के हाथ में जब आप क्लब करते थे तो फिर आप उसको क्लब करते थे इन दी सेम हेड ऑफ इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही आप उसको क्लब करते थे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही आकर के क्लब होगी। तो ट्रांसफरी की जो इनकम है अगर वो आपने कंप्यूट किया है अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आप उसको ट्रांसफर के हाथ में भी किस हेड ऑफ इनकम में आकर के क्लब करोगे, इन दी सेम हेड ऑफ इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हेड में आकर के आप उसको भी क्लब करेंगे। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। बहुत जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल बहुत जल्दी से बोलिएगा यस, तो फिर विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स प्लीज रिवर्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग इनकम जनरेटिंग एसेट। पहला वाला केस जो आपने सेक्शन 60 पढ़ा था, जहां पर इनकम तो ट्रांसफ़र कर दिया था मगर एसेट ट्रांसफ़र नहीं किया था। पहला वाला केस जहां पर इनकम तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया था, आपने अपने एसेट को ट्रांसफ़र नहीं किया था। इट कैन बी डन टू एनी पर्सन, कोई भी हो, मेरा भाई हो, मेरे यहाँ का स्टाफ हो, कोई भी हो। अगर मैंने किसी के नाम पर भी इनकम को ट्रांसफ़र किया है मगर एसेट को ट्रांसफ़र नहीं किया है तो क्या हम लोग क्लबिंग करेंगे या नहीं करेंगे? यस, हम लोग क्लबिंग करेंगे। If any person has transferred his income to another person without transferring income generating asset, इनकम को तो ट्रांसफ़र कर दिया है, इनकम ट्रांसफ़र हो गई है मगर एसेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, देन सच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। क्लासिक नोट ध्यान समझिएगा, इट इज इमैटर वेदर ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इररिवोकेबल। इनकम के लिए आपको मतलब नहीं है, इनकम में आपको मतलब नहीं है, इनकम में रिवोकेबल इररिवोकेबल नहीं देखना है, एसेट के ट्रांसफर में देखना है रिवोकेबल है कि इररिवोकेबल है। ध्यान समझना, इनकम में रिवोकेबल इररिवोकेबल दोनों में क्लबिंग होगा। इनकम है, अगर आपने इनकम को ट्रांसफ़र किया है तो फिर चाहे फिर वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र हो, चाहे फिर वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र हो, चाहे वो इररिवोकेबल ट्रांसफ़र हो, दोनों ही केसेस में आपकी क्लबिंग होगा, क्लबिंग विल बी डन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मगर एसेट में आपको मैंने बताया था कि अगर रिवोकेबल ट्रांसफ़र होगा तो फिर आपकी क्लबिंग नहीं होगा। अब रिवोकेबल ट्रांसफ़र का नेक्स्ट प्रोविजन हम लोग पढ़े हैं, इफ़ अ पर्सन हैज़ ट्रांसफर्ड हिज एसेट टू अनदर पर्सन अंडर अ रिवोकेबल क्लॉज। किस क्लॉज में? रिवोकेबल क्लॉज, ट्रांसफर एज एसेट अंडर रिवोकेबल क्लॉज में किया है, देन इनकम फ्रॉम एसेट सो ट्रांसफर शैल बी क्लब्ड। इनकम आप क्या कर दोगे? क्लब्ड कर दोगे, इनकम को आप क्लब्ड कर दोगे इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। सिंपल सी बात है। मीनिंग ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर, इट कंटेन्स एनी क्लॉज फॉर द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिट्रांसफर ऑफ एनी इनकम और एसेट्स टू द ट्रांसफरर। मतलब उसमें एक क्लॉज रहेगा कि जब भी हम चाहें हम उसको ले सकते हैं, या हमने ऐसा कर दिया 2 साल तक आपके लिए, 3 साल तक आपके लिए, 5 साल तक आपका, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर क्लबिंग होगा, ठीक है। इट गिव्स ट्रांसफरर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ राइट टू रीअज्यूम पावर ओवर इनकम ऑफ द एसेट्स और देयरऑफ। ठीक है, इनकम एसेट हम जब चाहें तब अपने नाम पर कर सकते हैं, ये पावर होगा अगर ट्रांसफर के हाथ में। इट इज़ कॉल्ड एज रिवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है। अभी एक्सेप्शंस टू सेक्शन 61, सेक्शन 62 इन द फॉलोइंग केसेस क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट अट्रैक्टेड, दैट इज यहाँ पर आपको बताएगा इररिवोकेबल ट्रांसफ़र क्या होता है। यहाँ पर आपको बताएगा इररिवोकेबल ट्रांसफ़र क्या होता है। इररिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र नॉट रिवोकेबल। ध्यान से देखिएगा, इररिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ? इररिवोकेबल ट्रांसफ़र का आपका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ बेनिफिट ऑफ ट्रांसफरी और दी बेनिफिशियरी। तो उसके लाइफ टाइम तक अगर ये ट्रांसफ़र जो है अपना अगर ये रिवोक नहीं कर सकता तो फिर दिस इज कॉल्ड एज इररिवोकेबल ट्रांसफ़र।
ठीक है। एक और आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल्दो आई रिगार्ड दिस एग्जाम्पल नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो आई रिगार्ड दिस एग्जाम्पल इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये आपको क्या लिखा हुआ है, एसेट ट्रांसफर्ड बिफोर 1/4/1961। 1/4/1961 जब इनकम टैक्स का प्रोसेस आया ही नहीं था, अगर किसी ने 1/4/1961 के पहले अगर कोई भी अगर ट्रांसफ़र किया भी था, रिवोकेबल भी, ध्यान समझिएगा, अगर 1/4/1961, अब 1/4/1961 का सवाल ही आपको नहीं आएगा क्योंकि वो किस ज़माने की बात हो गया। बट सपोज़ करो अगर 1/4/1961 के पहले अगर कोई एसेट बिफोर 1/4/1961 अगर इसके पहले कोई भी एसेट ट्रांसफ़र हुआ है अंडर रिवोकेबल ट्रांसफ़र भी, तो भी आप क्या क्लबिंग करोगे, नो क्लबिंग विल बी डन, नो क्लबिंग विल बी अप्लाइड। आप लोग बात को समझ रहे हैं ना। अगर 1/4/1961 से पहले भी अगर हमने कोई भी अगर जो है अगर एसेट को अगर ट्रांसफ़र कर दिया है तो भी हम लोग क्या कोई क्लबिंग करेंगे, नो क्लबिंग विल बी अप्लाइड। ठीक है। एक क्लासिक नोट देखिएगा, ये क्लासिक नोट भी मैंने आप लोगों को कवर अप किया था। इनकम इन द अबव एक्सेप्शनल सिचुएशन शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर एज सून एज द पावर टू रिवोक अराइजेस वेदर सच पावर इज एक्चुअली एक्साइज्ड और नॉट। मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रांसफरर ने एक इररिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफरर ने, ध्यान समझना, ट्रांसफरर ने अगर एक इररिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है किसको, ट्रांसफरी को, ठीक है, तब तो यहाँ पर क्लबिंग होगा नहीं। बट सपोज करो ट्रांसफरी की डेथ के बाद, ट्रांसफरी की डेथ हो गई, ट्रांसफरी की डेथ होते ही पावर टू रिवोक बैक द एसेट बाई ट्रांसफरर अराइजेस, मतलब ट्रांसफरर के पास में पावर आ जाती है कि वो एसेट को वापस से अपने नाम पर कर सकता है, अराइजेस, देन क्लबिंग शैल बी मेड। आप क्लबिंग कर दोगे भले ही उसको रिवोक बैक किया गया हो या नहीं किया गया हो, आप यहाँ पर क्लबिंग कर दोगे। मतलब जैसे ही ट्रांसफरर के पास में ये पावर आ जाती है कि वो एसेट को रिवोक बैक कर सकता है, अपने नाम पर वापस ले सकता है, तो जैसे ही ये पावर आती है ट्रांसफरर के हाथ में, तो फिर ट्रांसफरर ऐसी इनकम को अपने हाथ में क्लब कर सकता है। ट्रांसफरर कैन क्लब सच इनकम इन हिज हैंड। करे ना करे वो बात अलग है, मगर अगर वो नहीं भी करता तो भी हम लोग क्या करेंगे, क्लब कर ही देंगे। किसके हाथ में, क्लब कर ही देंगे हम लोग, ट्रांसफरर के हाथ में। आई होप दिस फंडा इज ऑल्सो प्रेटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस थिंग, ठीक है। क्लासिक नोट्स, ठीक है। फिर ये रेम्यूनरेशन वाला पार्ट विल डू इट लेटर ऑन, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने एक केस ये पढ़ा था, इनकम फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। Yes, the loss has the same treatment as that of income, Naman. The loss has the same treatment as that of income. Loss का treatment कहीं से भी income से different नहीं होता है, same ही treatment होगा, same treatment for loss, same treatment for income, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, income from asset transferred to spouse without adequate consideration, income from asset ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। याद है वो स्पाउस वाला केस आ गया जब हम लोग अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफ़र करते थे, जब हम लोग अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, जब हमने अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफ़र किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हमने अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफ़र किया है, तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, क्लबिंग करते हैं, ठीक है।
अच्छा देखो ध्यान से यहाँ पर पढ़ना, इफ एन इंडिविजुअल हैज़ ट्रांसफर्ड हिज एसेट टू हिज स्पाउस और हर स्पाउस, मतलब हस्बैंड भी वाइफ को कर सकता है और वाइफ भी हस्बैंड को कर सकती है, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन देन इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट शैल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल्स। आप उस इनकम को क्या कर दोगे, क्लब कर दोगे। एक बात यहाँ पर गौर करिएगा दोस्तों, स्टूडेंट्स गौर करिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड इज एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। प्लीज़ गौर करना ध्यान से मेरी बात को, बहुत ध्यान से गौर करना मेरी बात को। इफ एन इंडिविजुअल transfers without adequate consideration house property to his her spouse, no clubbing shall be done। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई इंडिविजुअल विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को, तो फिर क्लबिंग करेंगे क्या, क्लबिंग नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से गौर करिएगा इस बात को। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस, अपने स्पाउस को उसने ट्रांसफ़र किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी, तो फिर क्या आप ऐसे केस में क्लबिंग करोगे? ऐसे केस में आप क्लबिंग नहीं करोगे। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इस बात को समझ लेना। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स हाउस प्रॉपर्टी, सर अगर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी मशीनरी किया, कुछ भी और किया, क्लबिंग कर दोगे। सर हाउस प्रॉपर्टी क्या क्लबिंग नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्लबिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब मैं हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो फिर वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्लबिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऑटोमेटिकली वो जो इनकम है वो इनकम ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब अगर हस्बैंड ने वाइफ के नाम पर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर हस्बैंड ने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपने वाइफ के नाम पर अगर कोई ऐसे ट्रांसफ़र किया, तो वो इनकम आप हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ोगे कि वो इनकम ऑटोमेटिकली हस्बैंड के हाथ में ही टैक्सेबल हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्लबिंग करने से मना कर दिया। एक बात और गौर करना, मैंने आपको स्पाउस और सन्स वाइफ दोनों एक साथ में पढ़ाया था। ध्यान समझिएगा, मैंने आपको स्पाउस और सन्स वाइफ दोनों एक साथ में पढ़ाया था। तो अगर इफ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू सन्स वाइफ को अगर हमने ट्रांसफ़र किया हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन क्लबिंग शैल बी डन। आप तब क्लबिंग करोगे, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने अगर अपने सन्स वाइफ के नाम पर किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तब क्या आप क्लबिंग करोगे? यस, आप ऐसे केस में क्लबिंग करोगे। मगर अगर किसी इंडिविजुअल ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज और हर स्पाउस, देन क्लबिंग शैल नॉट बी डन। ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फिर हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से मुझे ये बताइए। प्लीज़ टेल यस नो। अगर क्लियर है यस, नहीं क्लियर है नो।
चलो, सो ग्रेट, वेल डन, ग्रेट, वेल डन। चलो, ठीक है। अब देखो कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं और ये बहुत बढ़िया केसेस हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया केसेस है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लासिक नोट्स बहुत क्लासिकल हैं, ध्यान समझिएगा। क्लासिक नोट्स बहुत ही क्लासिकल हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो पहला जो हम लोग क्लासिक नोट्स पढ़ने वाले हैं वो ये है आपका कि ट्रांसफ़र इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। ट्रांसफ़र इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट मतलब, ध्यान से समझो, ध्यान समझो। नॉर्मली ऐसा होता है कि एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स हस्बैंड को जो है, हस्बैंड को जो है यहाँ पर डाइवोर्स के समय अपनी वाइफ को कंपनसेशन पे करना पड़ता है। हस्बैंड को डाइवोर्स के समय अपनी स्पाउस को जो है वो कंपनसेशन पे करना पड़ता है। राइट, आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसे एक फेमस केस था टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स का जब डाइवोर्स हुआ था अपनी वाइफ के साथ में, तो टाइगर वुड्स हैड टू पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज नेटवर्थ, जो कि कई हज़ार करोड़ में आता था, जो कि कई हज़ार करोड़ में आता था। तो बेसिकली ऐसे केस में, जब डाइवोर्स के केस में एज कंपनसेशन अगर हस्बैंड ने वाइफ को कुछ भी एसेट ट्रांसफ़र किया, अगर कुछ भी एसेट ट्रांसफ़र किया, अगर कुछ भी एसेट ट्रांसफ़र किया, तो फिर यहाँ पर क्लबिंग करेंगे क्या? नहीं, नो क्लबिंग शैल बी डन, नो क्लबिंग शैल बी डन। सिंपल सी बात है, अगर हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स के समय एज कंपनसेशन अपनी स्पाउस को जो है कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करता है, तो फिर नो क्लबिंग शैल बी डन ऑन इनकम ऑफ सच एसेट। मतलब क्योंकि अब हस्बैंड और वाइफ तो अलग अलग हो रहे हैं और उसके एज कंपनसेशन उसको दिया गया है, तो फिर क्या हम लोग क्लबिंग करेंगे? क्या हम लोग क्लबिंग नहीं करेंगे। सिंपल सा केस, सबको समझ में आ गया? तो फिर बोलिए आगे बात करें। ठीक है, इन केस द ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट डाइवोर्स देन द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। ठीक है, दूसरा केस और भी मज़ेदार है और एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, कुछ भी अनसंड बातें हम लोग नहीं करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। प्रैक्टिकल बात है, मैं फिर से बोल दूं, अनाप शनाप बातें नहीं हैं। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल। मिस्टर ए ने अपनी गर्लफ्रेंड मिस बी को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, या फ्री में कह सकते हो, कोई भी एसेट ट्रांसफ़र किया। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मिस्टर ए अपनी गर्लफ्रेंड मिस बी को, अभी मिसेस नहीं हुई है, मिस बी को कोई एसेट ट्रांसफ़र किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, अब इस समय क्या मिस्टर ए और मिस बी आपस में क्या हस्बैंड वाइफ हैं? क्या हस्बैंड एंड वाइफ हैं? क्या हस्बैंड एंड वाइफ हैं? नहीं। ठीक है, अब ध्यान समझो, बाद में लेटर ऑन
मिस्टर ए इज मैरिड टू मिस बी, मतलब बाद में दोनों मियाँ बीवी बन गए, बाद में दोनों मियाँ बीवी बन गए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो चाहेगा कि भैया हम इनकम को क्लब कर दें, मगर यहाँ पर ध्यान से समझो, क्लबिंग होगा क्या? यहाँ पर कहा जाएगा कि नो क्लबिंग विल बी अप्लाइड, नो क्लबिंग विल बी अप्लाइड। बाद में भी जबकि मिस्टर ए और मिस बी की बाद में जब शादी हो गई, उसके बाद में भी इनकम जो मिस बी के हाथ में आ रही है, क्या हम क्लब करेंगे? क्या क्लब नहीं करेंगे। मिस्टर ए मिस बी की जब शादी नहीं हुई थी, तब मिस्टर ए ने मिस बी को कोई एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन गिफ्ट किया, जो कि बावला मिस्टर ए, बहुत सारे बावले मिस्टर ए कर देते हैं शायद मिस बी को। तो जब ये बावले मिस्टर ए ने मिस बी के नाम पर कोई एसेट किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट गेटिंग मैरिड, तो ऐसे केस में तो जब तक मैरिज नहीं होती है तब तक तो क्लबिंग की बात ही नहीं आती है। जब मैरिज हो भी जाती है तो भी क्लबिंग नहीं होगा। जब मैरिज हो भी जाएगी तो भी क्लबिंग नहीं होगा, नो क्लबिंग विल बी डन, कोई क्लबिंग हम लोग नहीं करेंगे। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। यस नो बोलिए स्टूडेंट्स। लड़कों को ये बात अभी भी नहीं समझ में आई, लड़कों को ये बात नहीं समझ में आई शायद। चलो प्रशांत तो समझ गया, बाकी और कोई लड़के नहीं समझे मेरे? यशराज भी समझ गया। चलो होपफुली ऑल द बॉयज हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा सपोज, ध्यान सुनो, दूसरा केस देखो। मिस्टर ए ने मिसेस ए, मतलब अपनी वाइफ के नाम पर कोई एसेट ट्रांसफ़र किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसकी जो इनकम है वो तो क्लब होगी, वो तो आप क्या करोगे, वो तो आप क्लब कर दोगे मिस्टर ए के हाथ में, ठीक है। बट समटाइम्स लेटर दे टेक डाइवोर्स। अब उन लोगों ने कुछ समय के बाद में क्या कर लिया, डाइवोर्स ले लिया। देन इनकम ऑफ अब मिसेस ए will not be clubbed in the hands of मिस्टर ए। ध्यान समझना, हुआ क्या, जब मिस्टर ए ने मिसेस ए के नाम पर एसेट किया था तब तो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तब तो यहाँ पर जैसे ही उसने ट्रांसफ़र किया उस समय तो आप क्लबिंग कर रहे थे। मगर कुछ समय के बाद में मिसेस ए ने मिस्टर ए से डाइवोर्स ले लिया, ठीक है, खटाक। तो अब ऐसे केस में क्या मिसेस ए की इनकम को मिस्टर ए के हाथ में क्लब करना सही है? नैतिकता से सोचो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे केस में क्लबिंग होगी क्या? क्लबिंग विल नॉट बी अप्लाइड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का सिंपल सा मतलब होगा, अपने लोग क्लबिंग तभी करेंगे, क्लबिंग करते टाइम पर ध्यान समझो, क्लबिंग करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। जो रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ है ना,
वो आपका जो रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ है ना, ये आपका सब्सिस्ट करना चाहिए, एक्सिस्ट करना चाहिए बोथ ये एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ एक्यूरल ऑफ इनकम या रिसिप्ट ऑफ इनकम, आप जो भी लिख सकते हो इसको, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब जिस समय इनकम आ रही है उस समय, और जब ऐसे ट्रांसफर हो रहा था, फिर जैसे पहले वाले केस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं था, तो भी क्या आप क्लबिंग करोगे ऐसे समय में? आप ऐसे समय में क्लबिंग नहीं करोगे। और अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप तब भी नहीं था जब वो इनकम आ रही है, तब भी आप क्लबिंग नहीं करोगे। तो दोनों रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो दोनों टाइम पर एग्जिस्ट करना चाहिए। कौन कौन से टाइम पर? जब एसेट को ट्रांसफ़र किया गया तब भी, और जब इनकम अर्न हो रही है तब भी। दोनों टाइम पर अगर जो है ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तब ही क्लबिंग होगा, वरना क्लबिंग नहीं होगा। आई होप आई हैव मेड दिस फंडा क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, सो अगर ये हो गया है तो फिर आगे बात करें। अच्छा, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, मतलब छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज वेरी स्मार्ट। उसने जब ये क्लबिंग ऑफ प्रोविजन जब मेरे से ये पढ़ रहा था, सो ही सेड टू मी कि सर मैं शादी करने से पहले ना अपनी गर्लफ्रेंड या टू बी वाइफ के नाम पर जो है अपने एसेट्स को कर दूंगा। तो फिर ऐसे केस में फिर मेरे हाथ में फिर क्लैपिंग नहीं होगा। आई सिंपली सेड टू हिम, इफ़ यू आर ब्रेव एनफ यू कैन डू इट। आप लोग समझ जाएंगे कहने का मतलब, अगर इतनी ब्रेव हो तो कर दो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, खैर नादान बालक था मेरे हिसाब से। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, मेरे हिसाब से ये दोनों ही केसेस समझ में आ गया। मेरे हिसाब से नमन को खूब समझ में आ रहा है, खूब मज़ा भी आ रहा है। सर द एसेट इज ट्रांसफर्ड when they are husband and wife but the income is earned after divorce, then clubbing will not be done. Yes, clubbing will not be done. रिलेशनशिप दोनों टाइम पर होना चाहिए, जब एसेट को ट्रांसफर किया गया तब भी, और जब इनकम अर्न हो रहा है तब भी। दोनों टाइम पर अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा हस्बैंड वाइफ का तभी क्लबिंग होगा, वरना क्लबिंग नहीं होगा। चलो, सो लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट, लव एंड अफेक्शन। अब ध्यान समझो, लव एंड अफेक्शन, इसके प्रति क्या कहा जाता है? ध्यान समझो। मिस्टर ए मिसेस ए के नाम पर, ये मैं फिर से बता दूं, ऑल दिस आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कोई अंडरस्टैंड बातें नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कोई भी हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग कंप्लीटली विथ रिस्पेक्ट टू आवर टॉपिक। जस्ट अ मिनट। हाँ, मिस्टर ए ने एक एसेट ट्रांसफर किया अपने स्पाउस के नाम पर। ठीक है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा कहता है कि भैया तुमने क्या कंसिडरेशन लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा मिस्टर ए से पूछता है, तुमने क्या कंसिडरेशन लिया फ्रॉम मिसेस ए दैट यू हैव ट्रांसफर्ड योर एसेट।
क्लबिंग करने से पहले हम पूछेंगे ना कि भैया तुमको पैसा वैसा मिला कि नहीं मिला। अगर पैसा मिला तब तो ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है, मतलब 1 लाख रुपए का चीज 1 लाख रुपए में दिया तब तो ठीक है। मगर 1 लाख रुपए का चीज अगर मुफ्त में दे दिया, फ्री में दे दिया, 10,000 में दे दिया, 5,000 में दे दिया, तो क्लबिंग करना पड़ेगा ना। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या पूछेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो मिस्टर ए से पूछेगा कि तुमने क्या कंसिडरेशन लिया कि तुमने मिसेस ए को अपने एसेट को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर कंसिडरेशन के बारे में वो पूछता है। तो यहां पर मिस्टर ए कहता है, मिस्टर ए का जवाब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आउट ऑफ हर लव एंड अफेक्शन, which is priceless to me, I have transferred the asset. आप लोग समझ रहे हैं मिस्टर ए क्या कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? अरे साहब पैसे की बात करते हो, उसका प्यार देखा है मेरे लिए, कितना प्यार करती है वो मेरे को, तो उसके लव एंड अफेक्शन जो कि इतना प्राइसलेस है मेरे लिए, उसके बदले में मैंने जो है अपने एसेट को उसके नाम पर कर दिया। वाह मिस्टर ए, जबरदस्त जबरदस्त। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहेगा ये बताओ? तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि लव एंड अफेक्शन जो कि क्या है, जो कि है प्राइसलेस, then why are you giving price for it? Why are you giving price for it? Why are you giving asset for it? तो एसेट क्यों दे रहे हो तुम जबकि वो प्राइसलेस है? तो एसेट अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है बाय हस्बैंड टू हिज स्पाउस या टू हिज और हर स्पाउस, ऐसा जरूर नहीं कि हर बार हस्बैंड ही करे अपने स्पाउस को, वाइफ भी कर सकती है अपने हस्बैंड को। तो सपोज़ करो कि अगर बोलने में थोड़ा सा ठीक लगता है, बस इसलिए हम लोग बार बार हस्बैंड टू वाइफ कहते हैं, वाइफ टू हस्बैंड नहीं कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हस्बैंड अपने स्पाउस को, अगर अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफ़र करता है फॉर लव एंड अफेक्शन, तो फिर लव एंड अफेक्शन को कहा क्या? लव एंड अफेक्शन को कहा क्या कि इट्स नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इट इज़ नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इट्स नॉट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब इसको कंसिडरेशन नहीं माना गया है। प्लीज़ ध्यान से बात को समझिएगा, प्लीज़ इस बात को ध्यान समझिएगा कि लव एंड अफेक्शन इज नॉट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, लव एंड अफेक्शन इज नॉट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, एंड हेंस क्लबिंग प्रोविजंस विल बी अप्लाइड हेयर। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, मिस्टर ए ने मिसेस बी को एसेट ट्रांसफ़र किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला पूछता है कि भैया एसेट के बदले में कोई कंसिडरेशन लिया या ऐसे ही दे दिया? उसने कहा नहीं, लव एंड अफेक्शन के कारण दिया। आई हैव प्राइसलेस लव एंड अफेक्शन फॉर मिसेस ए, सो दैट इज़ वाई आई हैव ट्रांसफर्ड माई एसेट फॉर हर। कंसिडरेशन तो भूल ही जाओ, कंसिडरेशन हम क्या लेंगे, उससे हम पैसा लेंगे, क्या बात करते हो? तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला क्या कहता है, जा हम लव एंड अफेक्शन को एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो तो प्राइसलेस है, तुम ही बोल रहे हो जो चीज़ प्राइसलेस है उसको कंसिडरेशन की कैटेगरी में नहीं कंसिडर किया जा सकता। आई होप फंडा इज क्लियर टू यू। प्लीज़ बोलिए यस नो।
चलो, सो अपार्ट फ्रॉम दिस रेस्ट पार्ट्स विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। सो इसके बाद के जो भी पार्ट्स हैं विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। सो आज इतना तक ही काफ़ी है। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।